सर बहुत सारी बातें हैं आपसे करने की, और अभी जैसे कि यहाँ पे एक हलचल मची हुई है, राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इमरान खान को जो है वो या तो वो रहेंगे या फिर ये रहेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जिस तरह का स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए तभी बातचीत हो सकेगी। और इसी तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट आपके सामने है। क्या कहेंगे आपके, ये होने क्या जा रहा है? देखिए, 2-3 दिन से बड़ी चीजें काफी सामने आ रही हैं। बिलखसूस इस वक्त तीन पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं, जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है, किसी भी कंट्री के साथ ज्यादती होगी। अदलिया के सामने इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा कर दिया और हुकूमत को खड़ा कर दिया। और जो सोयो मोटो एक्शन लिए जाते हैं आज, उसके बारे में देखा जाए तो आज आपके जो लॉ मिनिस्टर हैं अपना आजम नजीर ताड़ साहब, उन्होंने उस पर आके आज लेजिस्लेशन के लिए एक बिल भी जो है वो पेश किया है। और ये शुरू कहां से हुआ है, जो लेटली, और मैं एक चीज भूल गया हूं कि आज जब सेशन चल रहे थे, आप जॉइंट सेशन चल रहा है, वहां के आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच दी है, और उन्होंने वो जिस तरह कहते हैं ग्लव्स उतार के स्पीच दी है। उन्होंने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है उन्होंने काफी जू मानी बातें की हैं जो नजर आ रही थी। आपके अदलिया के खिलाफ अगले दिन आपके डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी, और फिर मरियम नवाज अपने स्पीचेस के अंदर वो तो खुल खुला के बात कर रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, और अगर देखा जाए तो वाकई नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने पनामा से अकामा निकाला था, और आज इतने ज्यादा केसेस मौजूद हैं, लेकिन अदलिया जो है वो एक तमाशा बनी खड़ी है। और जो कल अगले दिन, जो उससे भी पहले मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा, 2 जस्टिस जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, जो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि दिस कैनॉट बी वन मैन शो, कि एक आदमी है, उसी के पास अख्तियार है सोयो मोटो एक्शन लेने का, और उसी के पास अख्तियार है बेंचेस बनाने का, और वो उसका टिल्ट जो है वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, जो कि मुल्क के लिए खतरनाक है। दूसरा, जो वो शाहिद मेतला साहब ने, उनका इंटरव्यू आया बाजवा साहब के साथ, उसमें कई चीजें खुल के आई। उन्होंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये दूसरे जजों से के जेरे असर हैं, बहुत बुज़दिल हैं ये, और जो उन्होंने बात की कि टिक टाक से भी डर के ये फैसले कर दें, तो इसमें उसके पीछे अब आपके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो छुपती फिर रही है। और इस वक्त अदलिया जो है वो भी अकॉर्डिंग टू दीज, मैंने जितनी स्टेटमेंटें आपको बताई लोगों के, ये भी काबिल एतमाद नहीं है। तो आज उन्होंने नया बिल पेश किया है कि सोयो मोटो एक्शन लेने का इख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो चीफ जस्टिस खुद नहीं ले पाएंगे, उनके साथ 2 जजेस, सीनियर जजेस जो है उनका होना जरूरी है। तो उसमें सीनियर मोस्ट जज कौन से हैं इस वक्त? काजी फायज ईसा साहब हैं, जो कि इस वक्त बिल्कुल एक साइड पे बंदयाल साहब हैं आपके चीफ जस्टिस, और दूसरी साइड पे फायज ईसा साहब। इस वक्त जो इलेक्शन की डेट भी दी गई थी अक्टूबर के अंदर, उसमें भी एक चीज जो सामने नजर आती थी, एक तो सदर अलवी साहब का टेन्योर पूरा हो जाना था, और दूसरा जब 8 अक्टूबर की जो डेट दी, उसमें भी उस वक्त जो चीफ जस्टिस होने थे वो फायज ईसा साहब होने थे। लेकिन अब 8 अक्टूबर तक आप किस तरह जाएंगे? इस वक्त जो आप नई एक मूवमेंट चलाई है पीटीआई वालों ने, कि उन्होंने एक डोजियर तैयार किया है कि वो ना पूरी दुनिया को देंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होगी। उस पर होगा कुछ नहीं, उस पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट रेलिवेंट टू द दूसरे ममालिक क्यों आके पोक करेंगे आपके कंट्री के अंदर। लेकिन एक बात जरूर होगी, आपका कंट्री पहले ही बहुत बदनाम है, मजीद बदनाम। अगर पूछा जाए तो उस वक्त इनके दौर के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। आज बल्कि मैं इसी को कंट्राडिक्ट करूंगा, आज की दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी खबर यह है, वो हसन अस्करी साहब हैं, जिनके वालिद साहब मेजर जनरल अस्करी थे, जिनको वाहिद सिविलियन थे, इमरान खान के दौर के अंदर उनका कोर्ट मार्शल किया गया, 5 साल की सजा दी गई, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने एक लेटर लिखा था। तो उस वक्त आपको इंसानी हकूक की पामाली होती नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त जो बेग साहब को घर के अंदर आपके जो कानून करने वाले लोग थे, उन्होंने घर के अंदर घुस के क्या नहीं किया था? अबसार आलम साहब के साथ क्या नहीं हुआ था? तूर साहब आपके जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ क्या नहीं हुआ था? आप एक सख्त तरीन कानून पास करने के बिल्कुल करीब थे कि जर्नलिज्म को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए पाकिस्तान। सर मतीउल्लाह जान साहब को भी ले गए थे ना? बिल्कुल, उनको उठा के ले, बिल्कुल।
और आपके दौर के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा था जो अब आप कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये बायसे बदनामी बनेंगे जिनका इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त आरजू देखा जाए तो सामने बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता था, मैं इस किस्म का इंसान हूं, ऑलवेज स्टे, आई विल ट्राई टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा ये कहता था कि एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज ऑलवेज अ लाइट, लेकिन आपकी टनल भी को मुझे आपकी टनल के एंड पे लाइट नजर नहीं आ रही। किसी के पास कोई प्लान नहीं है। खान साहब ने अगले दिन अपनी स्पीच के अंदर जो प्लान दिया है वही बोगस प्लान, जो पहले 1 करोड़ नौकरियां और 1 करोड़ घर बनाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने इस तरह प्लान दे दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स को पकड़ कर लाऊंगा और यहाँ दूध की नहरें चलेंगी। इस तरह ना आप 4 साल पहले कर सके हैं ना आज कर पाएंगे। तो दर हकीकत बात यह है, मैं इनको चाहिए ये था बताते कि कहां मेरा मकसद पहले तो अपने पिछले 4 साल के जो गुनाहों की माफी मांगते, पहले 4 साल जो डिलीवर नहीं कर पाए पहले वो बताते उसकी वजूहत, उसके बाद लोगों को बताते कि उस्मान बुजदार किधर है भाई। आज वसीम अकरम 4 साल आपने रखा है यहाँ, इस मुल्क के सबसे लुक्रेटिव सूबे का चीफ मिनिस्टर था, उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करें। देखिए कभी भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आरजू, जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं मानते आपकी इस्लाह नहीं हो सकती। मिस्टर हैंडसम जो है वो गलतियां की उनकी डिक्शनरी में 2 चीजें नहीं, शुक्रिया और माफी उनके एक सर। जी सर, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है उनके और सदर आरिफ अलवी के बीच में भी क्लैश नजर आ रहा है, वो भी आपस में उन्होंने एक लेटर लिखा, वो एक तो वो लेटर आरिफ अलवी साहब, मेरा ख्याल है शायद उनका सेल फोन कट चुका है या लाइन कट चुकी फोन, वो खतों पे तरजीह देते हैं, वो भी उनका खत पढ़ता कोई नहीं, मुझे लग रहा है कि आगे कबूतरों के जरिए वो खत भेजा करेंगे। लेकिन देखे ना, वो एक ऐसा जाब है जो कि सरमोनियल है, उसमें इख्तियार तो है नहीं, वो ना किसी चपड़ासी को रख सकते हैं ना फायर कर सकते हैं, वो सारा दिन फारिग हैं। तो वैसे वो पेशे के लिहाज से डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, तो वो उन्होंने टाइम तो गुजारना होता है, वो सारा दिन खत लिखते रहते हैं। लेकिन अगले दिन उन्होंने खत प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, मैंने उसका मतन पढ़ा है, लेकिन ये कि अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के वो इस तरह किस्म की वो देते हैं मशवरे, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसी तरह का जवाब टिट फॉर टैट जिस तरह का उन्होंने लिखा है उन्होंने उसी तरह का उनको लिख दिया। लेकिन इस अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर आरजू मुझे आपका कोई अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वक्त एक खबर मेरी नजर से गुजरी है बड़ी खतरनाक हद तक कि आप पाकिस्तान के अंदर अद्वियात की कमी है, दवाइयां नहीं मिल रही जी, और लाइफ सेविंग अद्वियात, जो कल मुझे पता चला है कि डिस्प्रिन की शॉर्टेज तो पहले ही थी, इंसुलिन की शॉर्टेज है, ये एनेस्थीसिया देते हैं उसकी शॉर्टेज है, और आपके पास पैसे नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट के पास के अद्वियात खरीद सके। तो ये चलें, ये तो मजाक चलता रहेगा ना, ये सियासतदान सबसे पहले इस वक्त जो अशद जरूरत है, अगर कोई बंदा समझता हो कि हमें सियासत और जमहूरियत बचाएगी, और पहले अपनी पार्टियों के अंदर तो जमहूरियत लाओ ना यार। आपकी पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते हैं, वन मैन शो है आपकी, हर पार्टी वन मैन शो चल रही है। आपकी जमहूरी पार्टियां तो तभी होंगी जब वो खुद जमहूरियत में बिलीव करेंगी। अगर ये करना है तो इन पार्टियों को तोड़कर नई पार्टियां बनाएं पहले तो। और दूसरा, आपका सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है आरजू, अब इसको बचाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम आज का नहीं है, 76 साल का है। तो सर ये तो 2 दिन से ढोल बजा रहे हैं कि इनके पास पैसे आ गए क्योंकि चाइना से कुछ फंड मिल गया है, तो ये तो मुबारकबादियां दे रहे हैं। उसका मैं उसकी एक मिसाल भी देना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे जो बाइडन एक डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने इनविटेशन भेजी थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है कि चाइना नाराज ना हो जाए। ये तो बिल्कुल बात, अभी तक आप जो सांस ले रहे हैं, अभी तक आप, वैसे तो पाकिस्तान इस वक्त ER के अंदर है, इमरजेंसी रूम के अंदर है, ब्लीडिंग जारी है, लेकिन सांस इसलिए ले रहे हैं कि थोड़े से पैसे डॉलर जो है वो चाइना की तरफ से आए हैं। अब उनमें से कितने पाकिस्तान में अभी तक वो डॉलर मौजूद हैं और कितने दुबई और लंदन जा चुके हैं, ये तो खुदा ही जानता है, क्योंकि आपकी जो रूलिंग एलीट है उनको डॉलरों और पाउंडों की सख्त जरूरत थी। उनके बच्चे बेचारे 1-1 साल हो गया, उनकी ट्यूशन फीसें देनी थी, घरों की मुरम्मत उनकी होनी थी, उन्होंने शॉपिंग करनी थी, अभी गर्मियां आने वाली, स्प्रिंग सीजन, नए कपड़े फूलों वाले लेने थे उन्होंने। तो वो जो चाइना से आए थे पैसे, मैं उसको यकीन से कह सकता हूँ बड़ी मुश्किल से 20-25% उसका यहाँ रुका होगा, बाकी सब चला गया होगा। वो मेरा ख्याल है चाइना वालों को कहते होंगे भाई यहाँ आपकी बैंकिंग फीस बच जाएगी, सीधे ही डिपॉजिट करा दो
लॉयड एंड लॉयड में वहां लंदन में करा दो, हमें जरूरत तो वही है। वरना आपके हालात जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस कड़े सख्त हालात के अंदर भी आपके पास अद्वियात के पैसे नहीं है, लेकिन 2.25 अरब रुपए की गाड़ियां ली गई हैं आपकी रूलिंग ब्यूरोक्रेसी के लिए, उनको खुश करने के। तो इस तरह के लल्ले तलल्ले 76 साल से जारी है, आज की कोई नई बात नहीं है। अगर मुझे को कहे ना कल कोई कि कल अगर मुझे खबर मिलती है यार कि पाकिस्तान के अंदर सारी सियासी पार्टियां बंद कर दी गई हैं, सारा, कोई खबर नहीं होगी, पहले भी होता रहा। मार्शल लॉ लग गया, क्या फर्क पड़ता है? कहें जी सुप्रीम कोर्ट को परमानेंट बंद कर दिया गया, क्या फर्क पड़ता है? पहले उनकी परफॉर्मेंस कौन सी है? कल खबर आज सारी हाई कोर्टें बंद कर दी गई, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप एक ऐसा मुल्क है नॉन गवर्नेबल, और मेरे ख्याल में मुल्क तो आप है नहीं, पाकिस्तान तो आपने बनाया ही नहीं। आपने एक जमे गफीर इकट्ठा किया है, लूटने का एक सिलसिला बनाया। आज मैंने ट्वीट की है, बल्कि मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। हमजा यूसुफ हैं जो इस वक्त स्कॉटलैंड के नए लीडर वहां आए हैं, एक तो उन्होंने आते ही सबसे पहले, उनकी पार्टी ऐसी है जो कि सपोर्ट करती है फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड। उन्होंने अपनी स्पीच जो दी आज, पहली स्पीच, उसमें उन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया, जिसको ऋषि सुनक साहब ने आगे से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं खुश इस बात पे था कि उनके वालिद मियां चन्नू से खुद 1960 में शिफ्ट करके गए। उनके पैटर्नल जो ग्रैंडफादर थे, सिंगर फैक्ट्री थी वहां पे, उसमें काम करते थे। उनके वालिद साहब वहां पे, और सेल्फ मेड आदमी है बंदा वो, और मुझे खुशी है कि वो इस सरजमीन से है। लेकिन एक मिसाल मुझे आज फिर दोबारा मिली है, ऋषि सुनक के साथ भी यही है, मैं उसकी भी मिसाल इसी तरीके से दूंगा। वो भी इसी सरजमीन का बच्चा है, उसके भी एंसेस्ट्री गुजरांवाला से है, चाहे यूनाइटेड इंडिया कह लें, मैं तो कोई फर्क नहीं समझता। लेकिन देखें, हम में पोटेंशियल है, लेकिन हमें किस तरीके से 22 करोड़ लोगों को इन्होंने ओप्रेस करके रखा है। मैं दो नाम उनको हमेशा देता हूं, ये ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, और दूसरी क्लास ये है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बच्चे जो सीएसएस करते हैं, वो करके आगे आते हैं, फिर वो बदला लेते हैं पाकिस्तान से। ये दो लोग हैं, दो किस्म के रूलिंग लीड, और आगे चल के वो जाके इस तरह करते हैं कि अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं। वही जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, बच्चे उनके इंग्लैंड में रहते हैं, ए लेवल करते हैं, ओ लेवल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अरबी को प्रमोट किया जाता है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आएंगे तो कहेंगे आए जिहाद करें, आओ बच्चों मिलके जिहाद करें। तो ये वो लोग हैं। लेकिन अगर इनके कब्जे से कोई निकलता है तो फिर वो हमजा यूसुफ बन जाता है। ये मैं आज इतनी बात की खुशी हुई है इस बात पे कि हम में टैलेंट है, बिल्कुल, लेकिन जब हमें मौका मिलता है, हम इनके पंजों से निकलते हैं, जब हम इस गुलामी से जब निकलते हैं, ये ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते और ये रूलिंग क्लास और ये एस्टेब्लिशमेंट, जब इनके कब्जे से हम निकलते हैं तो हम फिर हमजा यूसुफ बन जाते हैं। ये आज मुझे बड़ा अरसा, अभी भी शक तो है, हमारा डीएनए कमजोर है। 22 करोड़ लोगों को जेल में किस तरह बंद किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जेल में, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बोले आपके शाम को घर से बाहर, बिल्कुल ये ना, फिर ये और क्या है? जहां आप लब कुशाई ना कर सके, जब आप कोई अपने मन की बात ही ना कर सके, आप वोट दें किसी को तो जाए किसी को, तो फिर ये जेल ही है, और क्या है? 22 करोड़ लोगों की जेल है, और ये 76 साल से आप 22 करोड़ लोगों को, मेरा जो एनालिसिस ये था कि शायद ये 22 करोड़ लोगों का डीएनए कोई इंफीरियर है, जिनको बड़ी आसानी के साथ पहले हमारे पठान भाई आके मारते रहे, बड़े थोड़े से थे मुगल जो शहजादे थे, वो बड़े थोड़े से थे, वो मारते रहे। फिर उसके बाद आए तो हमारे अंग्रेज भाई आ गए, वो सुने गिनती में सिर्फ 1800, उन्होंने कब्जा कर लिया, इतने बड़े यूनाइटेड इंडिया पे हुकूमत की। वो चले गए तो ब्रिटिश एजेंटों के जो पोते दोते हैं वही कब्जा करके बैठे। देखे ना, मेरा ये क्वेश्चन जो था, मेरे जो रिजर्वेशंस थी वो जायज है कि 22 करोड़ लोगों में से कोई भी नहीं उठता, कोई भी नहीं बोलता आगे से, कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं है ऐसा जो कहे कि मेरा किरदार साफ है, मैं आओ भी मैं पाकिस्तान को जाऊंगा, एक भी नहीं। लेकिन सर अगर ऐसे लोग होंगे तो बहुत कमजोर होंगे, वो उनके पास इतनी ताकत नहीं होगी। लोग तो होंगे ऐसे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बेचारे जब इंग्लैंड आ जाते हैं तरक्की कर जाते हैं, अमेरिका आते हैं तरक्की कर जाते हैं, वहां पे उस जेल के अंदर फिर वो आपको मार मार के कोड़े मारे जाते हैं, आपको जेलों में रखा जाता है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।